नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे ये वादा किया गया था कि आपकी जो कक्षाएं हैं वो सोमवार से प्रारंभ होंगी, लेकिन बिहार के छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कक्षाएँ थी वो एक दिन विलम्ब से आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं और नियमित रूप से आपको एक बार मुख्य परीक्षा की कक्षा और एक बार प्रारंभिक परीक्षा की कक्षा मिलेगी। अब थोड़े दिन आपको व्हाइट बोर्ड पे और ओबीएस के माध्यम से कक्षाओं को करना है, इन्हीं दोनों पर चीज़ों को मैनेज करना है। तो आप सबका फोकस होना चाहिए कि कंटेंट बेहतर हो, बाकी अन्य चीज़ें प्राथमिकता में नहीं रखनी है। कंटेंट आपके पास बेहतर होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है वो बेहतर होनी चाहिए। तो वाइट बोर्ड पे दी जाए, ओबीएस पे दी जाए, डिजिटल बोर्ड पे दी जाए, वो मायने नहीं रखता है। तो चलिए सबसे पहले आज हम जब हम बिहार मेंस को लेकर के, पीपीएससी मेंस को लेकर के जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वर्ष मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो चाहे आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दोनों संदर्भों में आपके लिए जो ये कक्षा है ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना है। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा सा उसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिएगा, चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर मिलेंगी। सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमें करनी है, सबसे पहले जो हमें आज चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है कि जब हम मेंस को लेकर के बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक हैं, और यहाँ पे टॉपिक वार मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है। टॉपिक वार यहाँ पे जानकारी उपलब्ध होगा, विषयवार। और सबसे पहले जिस विषय की आज हम बात करने वाले हैं वो है कला एवं संस्कृति, ठीक है। कला एवं संस्कृति की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कला एवं संस्कृति की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर की यहाँ पे चर्चा आपसे हो रही है। और आर्ट एंड कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, कला और संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ स्पष्ट रखिएगा, आप एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे जब कला और संस्कृति की बात हो रही है तो कला एंड संस्कृति, आप कह लीजिए आर्ट एंड कल्चर, कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे पाल कला सबको पता है, ठीक है। दूसरा पटना कलम चित्रकला, पटना कलम, ठीक है। तीसरा जो अक्सर पूछा जाता है वो है मौर्य कला। हालांकि मौर्य कला का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो देखेंगे। लेकिन पटना कलम की जब हम बात करते हैं तो बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है बार बार, जो कि है पटना कलम की, पटना कलम चित्रकला की विशेषता से संबंधित, जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आज जो हम अपनी शुरुआत करेंगे वो शुरुआत हम करेंगे इसी पटना कलम से। लेकिन पटना कलम से शुरुआत करने का मतलब है कि सबसे पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि भाई पटना कलम चित्रकला है क्या। टॉपिक क्लियर करने के बाद यहाँ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आज तक परीक्षाओं में आए हैं, और उसके बाद से हमारा ये जो टॉपिक है ये समाप्त होगा। थोड़ा सा मार्कर नया है तो थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, आज आपको मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे मार्कर सही हो जाएगा तो चीज़ें आपकी जो हैं, यदि नहीं दिख रहा होगा तो स्पष्ट दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे वो है कि इन तीनों टॉपिक के अलावा और क्या बीपीएससी में है। तो इन तीन टॉपिक के अलावा जब हम बात करते हैं, इन तीन टॉपिक के अलावा जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं मिथिला या मधुबनी, मिथिला या मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी चित्रकला, यह भी आपके टॉपिक में है, यह भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक जो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मंजूषा चित्र शैली। आपकी परीक्षा में जो पूछा जा सकता है, ठीक है, मंजूषा चित्र शैली। मंजूषा चित्र शैली के बाद दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें और आते हैं। पहला है जादू पाटिया, ठीक है, कला, और अगला आपका आता है थंगा पेंटिंग।
ये भी टॉपिक हैं जो कला और संस्कृति के अंतर्गत आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। आपके राज्य विशेष के सिलेबस में ये टॉपिक है, ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके हम इन टॉपिक के बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया कि कला और संस्कृति के अंतर्गत 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक का अध्ययन हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखने जा रहे हैं, एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पटना कलम चित्रकला के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? पटना कलम चित्रकला। पटना कलम चित्रकला से जो आज तक प्रश्न बने हैं, इस टॉपिक से जो आज तक प्रश्न बने हैं, यदि उन प्रश्नों की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न बना है, सिर्फ एक प्रकार का, जो कि है इनकी विशेषताओं से संबंधित। ठीक है, पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं से संबंधित एकमात्र प्रश्न बना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही बार बार पूछा गया है कि पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं को बताइए, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यही एक प्रश्न बार बार पूछा गया है बिहार राज्य विशेष में। तो अब जो हमें पटना कलम पढ़ना है, तो सिर्फ इसी टॉपिक पे ध्यान देना है कि भैया विशेषताओं को नहीं छोड़ना है, विशेषताओं को पढ़ना ही है। तो अब बात आती है पटना कलम चित्रकला की। पटना कलम चित्रकला की, पटना कलम चित्रकला की जब हम बात करते हैं, तो पटना कलम चित्रकला पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पटना कलम चित्रकला है, इसका जब भारतीय कला की आप बात करते हैं, भारतीय चित्रकला की आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भारतीय चित्रकला के विकास में पटना कलम चित्रकला का एक अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाने में पटना कलम चित्रकला के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि यह भारतीय चित्रकला की एक विशेष शैली है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और इस शैली के विकास क्रम की जब बात करते हैं, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका विकास शुरू हुआ। और 18वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ष भी आपको पता होना चाहिए इस समय काल में, जो कि है 1750 ईस्वी। मतलब 1750 ईस्वी के आसपास जो है इसका विकास प्रारंभ हुआ। तो पटना कलम चित्रकला शैली जो है, इसका विकास 1750 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हुआ है। और इसी के बाद के वर्षों में जो ये चित्रकला है, इसने बिहार के संदर्भ में, या आप कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला के संदर्भ में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाई है। अब बात आती है कि इस कला का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले आप जानते हैं मुगल वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, खूब अच्छे से पढ़ा होगा मुगल वंश के बारे में। और मुगल वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 2 शासक यहाँ पे हुए हैं। एक हैं जहांगीर, ठीक है, और दूसरे हैं शाहजहां। ये 2 शासक प्रमुख रूप से पता होना चाहिए आपको जब कला की बात आए, स्थापत्य की बात आए। जहांगीर और शाहजहां मुगल काल में ये 2 ऐसे शासक रहे हैं, जिसमें से जहांगीर, जिनके समय काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां हो गए, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के संदर्भ में ऐसी बातें निकल कर आती हैं, ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि यदि आप कोई चित्र इनके समय में लेकर के इनको जाते थे, तो ये बता देते थे कि भाई किस चित्रकार के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इनके, जहांगीर ने, इनके 2 प्रमुख चित्रकार थे, उनके भी नाम का जिक्र मैं यहाँ पे कर दूं। इनके 2 प्रमुख चित्रकार थे, एक का नाम था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, और उस्ताद मंसूर के साथ साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है अबुल हसन। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के संदर्भ में।
जिनको जहांगीर ने अलग अलग उपाधि भी प्रदान की थी। तो यहाँ पे जहांगीर हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जब हम पटना कलम चित्रकला के बारे में लिखने जा रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पटना कलम चित्रकला की जब बात करते हैं, जब इसके जन्म की बात करते हैं, जब इसके उद्भव की बात करते हैं, जब इसके विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो जुड़ाव है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो मुगल वंश के दौरान ही पनपी है, मुगल वंश के दौरान ही पड़ी है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक शासक आते हैं जिनका नाम है औरंगजेब, और औरंगजेब के समय काल में आप जानते हैं कि जो मुगल वंश था ये अपने पतन की तरफ अग्रसर था। तो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने कुछ, और औरंगजेब की बात करें तो लगभग 1658 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पर बैठते हैं। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने क्या किया कि जो अभी तक कला को राजकीय संरक्षण मिलता था, जो कलाकारों को प्रश्रय मिलता था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और जैसे ही कलाकारों को मिलने वाले राजकीय जो प्रश्रय था, राजकीय संरक्षण था, वो समाप्त हुआ, तो जो दिल्ली में रहने वाले कलाकार थे वो अपनी आजीविका को लेकर के चिंतित हुए और वो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर मूव कर गए, वहाँ पे चले गए। और इन्हीं चित्रकारों में से एक चित्रकारों का जो दल था ये मुर्शिदाबाद पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुर्शिदाबाद। और जब ये मुर्शिदाबाद पहुंचा तो इनका दुर्भाग्य था कि मुर्शिदाबाद पहुंचने के कुछ वर्षों के बाद ही 1757 का प्लासी का युद्ध हो गया। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध हो गया। और जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद, तो ये देखने को मिला कि भैया प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर का एक पुत्र था जिसका नाम था मीरन। तो मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, ये भैया गद्दी पर बैठा बंगाल के। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया? इसने प्रतिबंध लगा दिया। किस पे प्रतिबंध लगा दिया? इसने कला को प्रतिबंधित कर दिया। इसने कला को प्रतिबंधित कर दिया। और जब कला पर इसने प्रतिबंध लगा दिया तो क्या हुआ कि जो लोग आजीविका के लिए दिल्ली से मुर्शिदाबाद गए थे, अब उनको मुर्शिदाबाद से पलायन के लिए विवश होना पड़ा। तो ये दल जो मुर्शिदाबाद गया था, इसी में से कुछ लोग जो है ये मुर्शिदाबाद छोड़कर पटना की तरफ निकले और पटना के आसपास के क्षेत्रों में जाके बस गए। और यही लोग जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में आके बसे, उन्होंने ही बाद में इस विशेष, आप कह सकते हैं, कला को जो है वो आगे बढ़ाया। उनके प्रमुख कलाकारों में ये जाने जाते हैं। अब पटना के आसपास जैसे लोधी कट्टा का क्षेत्र है, ठीक है, लोधी कट्टा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, दानापुर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो लोधी कट्टा का क्षेत्र हो गया पटना के आसपास, दानापुर का क्षेत्र हो गया, मुगलपुरा हो गया, दीवान मोहल्ला हो गया, मुगलपुरा, ये कुछ नाम याद रहने चाहिए आपको, दीवान मोहल्ला। तो इन क्षेत्रों में ये जाके बस गए। तो मुर्शिदाबाद से ये कहाँ निकले? पटना की तरफ। और पटना के आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जाकर के ये बसना शुरू हो गए। और यही कलाकार जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में जाके बसे, इन्होंने ही पटना कलम को, आप कह सकते हो, एक दिशा प्रदान की। इन्होंने ही पटना कलम को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पटना कलम चित्रकला जब आप पढ़ते हो तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार कहाँ से हुई, वो इन्हीं संदर्भों को अभी आपने समझा कि पटना कलम चित्रकला की पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई। अब इसके बाद आती है कि इसकी विशेषता के बारे में। पटना कलम चित्रकला की विशेषता के बारे में अब हम देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं पटना कलम चित्रकला की विशेषता के बारे में। अब देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं विशेषताओं से जुड़े हुए पूछे गए हैं। पटना कलम चित्रकला से जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं उन्हीं से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस संदर्भ को भी ध्यान से समझना है। अब जब हम इसकी पटना कलम चित्रकला की विशेषता की बात करते हैं
इसकी जब हम विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता को कुछ भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। विषय वस्तु के बाद दूसरी जो विशेषता देखने को मिलती है वो है अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति एक प्रमुख विशेषता है। अवस्थिति के बाद जो अगला देखने को मिलता है वो है चित्रकला निर्माण पद्धति। क्या है? चित्रकला निर्माण पद्धति। ठीक है, चित्रकला निर्माण पद्धति के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है प्रयुक्त रंग। प्रयुक्त रंग, और प्रयुक्त रंग के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है क्षेत्र व कलाकार। तो जब हम पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं की बात करेंगे तो इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हमें अपनी चर्चा को समाप्त करना होगा। इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हमें अपनी चर्चा को सीमित रखना होगा। विषय वस्तु, अवस्थिति, चित्रकला निर्माण पद्धति, प्रयुक्त रंग, क्षेत्र और कलाकार, इसी में समेटकर हमें अपनी कहानी को समाप्त करना होगा। अब आइए देखते हैं आगे इसमें किस प्रकार से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली बात आती है विषय वस्तु की। विषय वस्तु की जब बात आती है, अब हम विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। विषय वस्तु की जब बात आती है तो ऐसा देखने को मिलता है, विषय वस्तु के संदर्भ में आपको बता दें कि ऐसा देखने को मिलता है कि पटना कलम चित्रकला शैली में, या आप कह लीजिए पटना कलम चित्र शैली में जो चित्र बने होते थे वो तत्कालीन सामान्य जन जीवन को दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे? तत्कालीन सामान्य जन जीवन को दर्शाने वाले चित्र थे। और इस शैली की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है, आप कह लीजिए, वह यही है कि यहाँ पे आम जनजीवन का चित्रांकन किया गया। किसका? आम जनजीवन का चित्रांकन देखने को मिलता है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता कि यहाँ पे आम जनजीवन का चित्रांकन देखने को मिलता है। अब आम जनजीवन के चित्रांकन में यदि हम बात करें तो जैसे दैनिक जीवन के दृश्य हो गए। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता था? मानव का चित्रण, ठीक है, दैनिक जीवन का चित्रण, पशु पक्षियों की भी यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता था। अब जैसे मानव के चित्रण में बात करें तो मानव के चित्रण में जैसे उस समय जो लोग जो कार्य करते थे, जैसे लोहार लोहे का काम करता था तो उसका कार्य करते हुए चित्र, कहार होते थे डोली उठाते थे तो उनका उस तरह का चित्र, ठीक है, बढ़ई होता था जो लकड़ी का काम करता था तो उसका उस तरह का चित्र। कहने का मतलब है उस समय जिस प्रकार से हमारे समाज में सबके कार्य बटे होते थे तो उन्हीं कार्यों के आधार पे उनका चित्रण देखने को मिलता था। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि मानव शरीर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें जो मानव का चित्रण होता था वो बहुत ही आकर्षित करता था, क्योंकि जब मानव का चित्रण होता था तो चाहे उनकी नाक हो चाहे उनकी आंखें हो तो विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इन सब के बारे में भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद पशु पक्षियों के चित्रण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जैसे कौवा हो गया, कोयल हो गया, कबूतर हो गया, बत्तख हो गया, इनका चित्रण पशु पक्षियों के शीर्षक के अंतर्गत देखने को मिलता है। पशु पक्षियों की कैटेगरी में इनका चित्रण देखने को मिलता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक आपका है अवस्थिति के बारे में। ठीक है, अवस्थिति के बारे में जब अवस्थिति के बारे में हम बात करते हैं पटना कलम चित्रकला के संदर्भ में, जब अवस्थिति के संदर्भ में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवस्थिति की जब भी बात आती है कि भैया पटना कलम चित्रकारी में जो चित्र होते थे उनको अंकित करने के लिए सर्वप्रथम जो आधार बनाया जाता था वो कागज़ पर तैयार किया जाता था। पहले जो आधार बनता था वो कागज़ पर बनता था, लेकिन बाद के
वर्षों में देखने को मिला कि इसमें विविधता और अस्थायित्व लाने के लिए धातु पर भी, शीशे पर भी इनको उकेरा जाने लगा, इनको बनाया जाने लगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जब ये बने तो ये कागज पर बने, लेकिन बाद में इसको और बेहतर करने के लिए और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए इनको धातु और शीशे पर भी इनको बनाया जाने लगा। और इसमें जो सामग्रियां थी विशेष रूप से वो बनारस से मंगाई जाती थी। उस समय कागज हाथ से तैयार किए जाते थे, जो कलाकार होते थे वो स्वयं लुगदी से कागज़ तैयार करते थे, लेकिन बाद के वर्षों में जो कागज़ था वो यूरोप से आयात किया जाने लगा। यह भी आपको देखने को मिलता है। तो विशेष रूप से जब हम बात करते हैं अवस्थिति की तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। अब बात आती है चित्रकला निर्माण पद्धति के बारे में। चित्रकला निर्माण पद्धति की जब हम बात करते हैं, चित्रकला निर्माण पद्धति की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें पटना कलम चित्रकला शैली अपने चित्र निर्माण पद्धति के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक बॉर्डर बनाते थे। मान लीजिए यहाँ पे किसी मानव का चित्र बनाना है तो पहले हम एक बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये आँख है तो बाद में इसके कलर को भरते हैं। लेकिन इस समय के जो कलाकार होते थे इनको अपने हाथों पर इतना भरोसा होता था कि ये स्क्रैच नहीं तैयार करते थे, ये साथ साथ बनाते जाते थे और उसी समय ही कलर भरते हुए जाते थे। तो यह एक इनकी प्रमुख विशेषता है जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। इसमें कुछ विशेष प्रकार के रंग भी ये स्वयं से तैयार करते थे, जैसा कि नीला रंग जो है वो नील से तैयार कर लेते थे। गेरुआ होता था, ठीक है, गेरुआ तथा पीला रंग विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी वहाँ से तैयार कर लेते थे, ठीक है। काला रंग कालिक होता था या हाथी दांत होता था वहाँ से तैयार कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो रंग थे ज़्यादातर प्राकृतिक रंग ही उस समय होते थे, तो प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था और उनको प्राकृतिक रूप से ही तैयार किया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया भैया पटना कलम चित्रकला शैली में प्रयुक्त रंगों की बात, ठीक है। रंगों की बात होगी। रंगों की बात जब हम कर लेते हैं उसके बाद बात आती है क्षेत्र और कलाकारों की, कि भैया इसका क्षेत्र क्या रहा है, इसके कलाकार कौन रहे हैं। तो इनके कलाकारों में कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें जो नाम आपको याद रखना है, 2 वर्गों में याद रखना है। सबसे पहले 18वीं शताब्दी की यदि आप बात करते हो, 18वीं शताब्दी की बात करते हो तो सेवक राम का नाम याद रखना है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में यदि आप चले जाते हो तो 19वीं शताब्दी में कई सारे कलाकार यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलता है हुलास लाल, महादेव लाल, ठीक है। कौन कौन? हुलास लाल, महादेव लाल, ये सब नाम आपको 19वीं सदी में देखने को मिलते हैं। आगे जब आप बढ़ते हो 20वीं सदी में जब आप बढ़ते हो तो 20वीं सदी में भी आपको कई नाम देखने को मिलते हैं, जिनमें राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद प्रमुख हैं। कौन कौन? राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद, ये प्रमुख नाम आपको देखने को मिलते हैं 20वीं शताब्दी में। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। और क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं विशेष रूप से तो एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इस शैली में पटना कलम की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर जो कलाकार हैं ये पुरुष हैं, इसीलिए इसको कई बार पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहा जाता है। पुरुषों की चित्रकला शैली के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरुषों की चित्रकला शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब ये तो चीज़ें हो गई कि भैया पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब एक बात आती है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि भैया इसकी मुग़ल शैली से विभिन्नता क्या है। मुग़ल शैली से यह किस प्रकार भिन्न है। तो मुग़ल शैली से यदि भिन्नता की बात की जाए तो सिर्फ एक बिंदु याद रखिएगा कि मुग़ल शैली से जब भिन्नता की हम बात करते हैं तो मुग़ल काल में जो चित्र होते थे वो विशेष रूप से जो संभ्रांत लोग होते थे, जो समाज का उच्च वर्ग होता था, उसका चित्रांकन देखने को मिलता था। लेकिन जब पटना कलम चित्रकला की बात करते हैं तो यहाँ में आम जनमानस का चित्रांकन देखने को मिलता है, और यही प्रमुख अंतर है जो इसको मुग़ल शैली से अलग बनाता है, मुग़ल काल से इसको भिन्न बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब बात आती है प्रश्न की।
कि भैया प्रश्न में यदि पूछ लिया गया कि विशेषताओं को बताइए, तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रस्तावना लिखना होता है, मतलब एक प्रकार से भूमिका लिखनी होती है, बेस। ठीक है, तो जब आप कोई उत्तर लिखते हैं, मान लीजिए पूछ लिया गया कि पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं को बताइए, तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप विशेषताओं पे आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ी सी भूमिका बनाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से जो पटना कलम से जुड़े हुए चित्रकार थे, ये किस प्रकार से पहले पटना में आके बसे, ये आपको बताना है। और उसके बाद फिर पटना कलम चित्रकला की जो 5 विशेषताएं, 5 से 6 विशेषताएं मैंने आपको बताई, उसको रट जाइए, यही आपको लिखना है। इसमें स्वयं से भी कुछ चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। और जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो वहाँ पे आप अनिवार्य रूप से बताओगे कि पटना कलम चित्रकला जो है ये भारतीय चित्रकला में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, अपना एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो स्थान रखता है, ये आप बताओगे। साथ ही साथ आप बताओगे कि पटना कलम चित्रकला शैली ने भारतीय चित्रकला की शैली के विकास में या भारतीय चित्रकला के विकास में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, अविस्मरणीय योगदान रहा है। और मुगल काल, क्योंकि ये जो चित्रकला शैली है इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें कुछ लक्षण आपको मुगल काल के भी देखने को मिलते हैं और कुछ लक्षण आपको ब्रिटिश शैली के भी देखने को मिलते हैं। तो आप यह भी बताओगे कि हालांकि इसका विकास मुगल काल में देखने को मिलता है, मुगल वंश के दौरान देखने को मिलता है, फिर भी इस शैली में मुगल वंश के साथ साथ ब्रिटिश शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है और इसके साथ आप इसको समाप्त करोगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज का अभ्यास प्रश्न है, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा कि भैया पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका अभ्यास प्रश्न है आज के लिए। पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह अभ्यास प्रश्न है। इसको अनिवार्य रूप से करने के बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से करने के बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, कहाँ सबमिट करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप उसके लिए है, टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करिएगा। और इसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर से हमने शुरुआत किया है, तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आएंगे, प्रत्येक दिन एक टॉपिक की चर्चा होगी, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों की चर्चा होगी, यदि कई प्रकार के प्रश्न होंगे, और फिर आपको स्वयं से लिखकर उसको सबमिट करना होगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब कुछ दिन आपको व्हाइट बोर्ड पे मैनेज करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कंटेंट यदि बेहतर है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।